जो भी क्लास होगा वो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, है ना, कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम, है ना, इन द नीट जर्नी, ऑल्सो मोस्ट वेलकम इन यूरो जेई नीट, है ना। मुझे याद है कि 7 साल पहले जब मैं पुणे फर्स्ट टाइम आया, 7-8 ईयर, तो फर्स्ट टाइम जब मैं जनॉन बैच पढ़ा रहा था तो 4-5 बच्चे ही थे जब हमने स्टार्ट किया था, है ना। एट दैट टाइम आई वाज इन एल, और मेडिकल में जनॉन पहला बार जो पीसीएमसी में शुरू हुआ था तो मैंने शुरू किया था वो जनॉन बैच। एंड 4 थे, फिर धीरे धीरे बढ़े 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 और फिर लगभग 40 बच्चों का बैच बना, फिर वो 70 तक गए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बैच इतना ही रहेगा, 40, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। हो सकता है बैच सेपरेट ही चले फिर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें जो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप लोग आज के आज ही मुझे जो है अपना मोबाइल नंबर जो मम्मी पापा का है वो आप भेजोगे, ठीक है, अपने नाम के साथ। ओके, तो मैं उसको सेव भी कर लूँगा ताकि हम कभी कांटेक्ट कर पाएँ आपके पेरेंट्स से, आपसे, तो मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई विल टीच यू केमिस्ट्री, है ना। मैं ज़्यादा डिटेल में बात अभी नहीं करता, ब्रीफली मैं बता देता हूँ अपने बारे में, है ना। ऑलमोस्ट 14 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस हो गया है, जिसमें जेई और नीट दोनों के एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है। मेरे क्लासरूम से पढ़ाए हुए बच्चे अगर बात करूँ तो नीट में 75 रैंक भी आया है, इंडिया इंडिया रैंक 75, दैट इज़ द बेस्ट रैंक अभी तक का, है ना। और जेई में 48। मैं 10th 12th सीबीएसई से किया हूँ। 10th इज़, जैसे अभी तुम लोग 10th देने जाओगे, 10th में मेरे 96% थे सीबीएसई में, है ना। आई वॉज स्कूल टॉपर एट दैट टाइम, जेएनवी, है ना। तुम्हारे पापा समझ रहे होंगे, वहाँ जेएनवी में नाम लिखा होता है, ठीक है, जो टॉपर्स होते हैं, एंड दैट इज़ इन 2006। एंड 12th में 94% के आसपास थे, 94%, दैट इज़ 2008। फिर बीटेक मेरा बिट से हुआ है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम सुने? हाँ, क्या? मेरे, अच्छा, गोवा कैंपस में। मैं मेस्ट्रा कैंपस में था, दैट इज़ इन रांची। MS सिंह धोनी को सुना होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उस समय सारे एग्ज़ाम हुआ करते थे, जेई मेंस। उस समय जेई मेंस का नाम, जैसे बिट सेट से गया होगा तुम्हारा भाई, है ना। उस समय जेई मेंस के जो एग्ज़ाम होते थे उसका नाम होता था AIEEE, है ना। तो उसमें बहुत अच्छे रैंक थे, लगभग 2800 के आसपास रैंक थे। एंड देन फिर जेई एडवांस और बहुत सारे, वेस्ट बंगाल जेई जैसे यहाँ पे होता है ना महाराष्ट्र में CET, उसी तरह वेस्ट बंगाल जेई दिया था, उसमें 104 रैंक थे ऐसा। खैर वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल के लिए एक बार नाम बता दीजिए क्विकली। सारा, अच्छा, ट्रैवल टाइम क्या है इंस्टीट्यूट और अभी घर का इधर? 15 मिनट। और अभी कौन से स्कूल में है? समीक्षा। ट्रैवल टाइम, अच्छा, तुम तो बोर्डिंग स्कूल में, तो ऐसे यहाँ पे घर कहाँ है? 15 मिनट। तुम तो कल बोल रही थी कि सुलग्ना शायद सेम स्कूल में हो तुम लोग? ओके, सही है। तुम तो दूर से ही आ रहे हो, नहीं? अभी कैसे आते हो फिर? सही है, सही है। ठीक है, चलो। अभी ये बताओ
टेंथ में केमिस्ट्री के क्या क्या चैप्टर्स थे आपके, मतलब है कुछ याद है टेंथ के चैप्टर्स? कम ऑन, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। हाँ, कार्बन एंड कंपाउंड और एसिड बेस सॉल्ट और केमिकल मेटल नॉन मेटल भी, कार्बोनेट्स कंपाउंड है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, मेटल्स नॉन मेटल्स है, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब उसमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप भी होंगे राइट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन, ये सब क्या, ये सब। और कोई चैप्टर? चार ही है? चार चैप्टर है बस, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ अभी तक 9 10th मिला के कितने न्यूमेरिकल्स किए होंगे तुम लोगों ने? न्यूमेरिकल्स मतलब समझते हो, सॉल्विंग, जिसमें सॉल्व करना है, प्रॉपर मैथमेटिकल्स। केमिस्ट्री में कितने किए होंगे बताओ? कितने फिर भी काउंट कुछ? 10 20 100 200 500 1000 कितने क्वेश्चंस किए होंगे? सारा बताओ कितने किए होंगे? नो आइडिया? क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं या नहीं करते? कुछ न्यूमेरिकल्स है या नहीं है उधर? नहीं है, एसिड बेस सॉल्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। 9 में जैसे मोल वगैरह थोड़ा रहा होगा। मोल नहीं था, हमें वो जो मास बाय वॉल्यूम उतना उतना था। अच्छा, और यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऐसा क्या? हाँ, और फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हमें ये वो जो हाँ मॉलिक्यूलर मास वो सब। हाँ वही मॉलिक्यूलर मास वगैरह जो टर्म है ना, वो सब तुम्हारा मोल कंसेप्ट का ही पार्ट होता है। तुम लोग मतलब अभी जैसे फिजिक्स में ही बात कर लो, कितने न्यूमेरिकल्स किए होंगे? काउंट ऐसे नहीं नो आइडिया, बढ़िया, ठीक है चलो कोई नहीं। इसमें देखो ऐसे समझो कि अगर 9 10 में अगर बात करो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने न्यूमेरिकल्स हैं, मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताता हूँ क्या होने वाला है, क्यों इस लेवल पे सीरियस होने का जरूरत है। यहाँ से फर्स्ट चैप्टर जो होगा मोल कंसेप्ट, केमिस्ट्री में यहाँ पे कितने चैप्टर्स होंगे 11th केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सीबीएसई? क्या क्या चैप्टर्स होंगे, एनी आइडिया? पहले चैप्टर का नाम ऐसे तो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन उसको हम लोग मोल कंसेप्ट ही बोल देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से नाम थोड़ा अलग है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या नाम है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपकी 11 के एनसीईआरटी है, आप देखो। और इसमें पहला जो चैप्टर आप देखोगे तो सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, नेचर ऑफ मैटर है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स लॉ है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस जो तुम बोल रहे थे 9 में थोड़ा बहुत पढ़े, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस देखो 1.8, एंड लास्ट में परसेंटेज कंपोजिशन है, फिर स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस है। तो बेसिकली हम इसको मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट नाम है वो क्या है, बेसिक्स सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं समझ। तीसरा जो है यहाँ पे ऐसे तो नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, लेकिन हम बोल सकते हैं इसको पीरियोडिक टेबल, बस डिटेल में पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी में नाम क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। कभी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत भी 9 10 में? क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड क्या है,
periodicity in properties। समझ गए? फोर्थ चैप्टर जो आपको मिलेगा वो है केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ चैप्टर, अब देखो ओल्ड एनसीईआरटी में ना, सो सॉरी, अभी ना 2022 में कुछ चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी से हट गए, थोड़ा सिलेबस कम हो गया है। तो यहाँ पे देखो गैसियस स्टेट दिख रहा है, बट ये चैप्टर हट गया है। इसके बाद आ जाता है थर्मोडाइनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। फिर तुम्हारा सिक्स चैप्टर आ जाता है, एनसीईआरटी के हिसाब से इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो दो अलग अलग पार्ट दिखेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम। एक होता है ना कि सिर्फ स्कूल के हिसाब से पढ़ना, और एक होता है कि नहीं हम नीट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जेईई मेंस एडवांस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसके चैप्टर्स के नाम हो जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ये दो चैप्टर हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस वाले एनसीईआरटी में इतना ही। आपके आपके पास 11 में दो एनसीईआरटी हैं, एक नहीं। तो सेकंड वाले एनसीईआरटी में क्या है वो होमवर्क देता हूं मैं आपको, है ना, वो पता करके लाना पहला, है ना। सेकंड एनसीईआरटी में क्या क्या मिलेगा, क्लास 11 कौन कौन से चैप्टर हैं, क्लास 11 केमिस्ट्री, एक बार इसके बारे में पता करके लाना है। समझ गए? पहली एनसीईआरटी है। ये पहली एनसीईआरटी है, 11th में दो एनसीईआरटी है, ठीक है। ये पहली एनसीईआरटी में एक्चुअली ओल्ड वाले में एक चैप्टर और था गैसियस स्टेट, लेकिन वो हट गई तो मैंने उसको लिखा ही नहीं। अभी जो न्यू एनसीईआरटी आप मार्केट से लोगे तो उसमें ये 6 चैप्टर दिखेंगे, और मैं चाहता हूँ एज सुन एज पॉसिबल दोनों एनसीईआरटी रख लो अपने पास अभी से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी जब तुम पढ़ाई करोगे तो मैं कोशिश ये करूंगा कि तुम्हारा जो भी यहाँ लेक्चर हो केमिस्ट्री का, उसमें तुम्हें 10th में तो हेल्प जरूर मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हो? लगेगा तुम्हें कि 11 पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बेसिक्स जो 10th में हमने अच्छे से नहीं समझे वो यहाँ सीखेंगे यहाँ भी। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। आपको देखो कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको लेक्चर 1 देना है, वहां पे हेडिंग है ना, डेट जरूर लिखने हैं, ठीक है। हर दिन जब नया लेक्चर केमिस्ट्री का होगा उस दिन फिर लेक्चर 2 होगा, नेक्स्ट दिन लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी जो चैप्टर्स मैंने लिखे यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों आपको सीरियस होने का जरूरत है। मूल कंसेप्ट चैप्टर है, मान के चलो कि इसके क्लास नोट्स कम से कम हो सकते हैं 150 पेजेस के बनेंगे। कितने? 50 क्लास में उतना मैं लिखवाऊंगा, मैं तुम्हें फ्यूचर बता रहा हूँ, है ना। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा चीजें। उसी तरह से अंदाज लगा लो कि सब में किसी में 100 पेजेस से कम तो होनी ही नहीं, है ना। 200 पेजेस, 100 पेजेस, इसमें तो बहुत ज़्यादा पेजेस जाते हैं, 200 पेजेस इसमें जाते हैं। ऑब्वियसली जैसा हम हाथ हाथ से लिखते हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, जैसी आपकी राइटिंग है उसके हिसाब से। इसमें भी लगभग 200 पेजेस, इसमें और ज़्यादा जाता है, दो चैप्टर्स हैं केमिकल आयनिक, 100 पेजेस और इसके 150। तो अगर नोट्स का बात करूं, देखो रफली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको एकदम मान ही लेना। कोई बहुत छोटा लिखता है तो 50 पेज में भी आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन मोर और लेस कंटेंट मिलेगा उतना आपको, ठीक है। इसमें आपको हो सकता है 200 प्लस पेजेस चले जाए, ठीक है। इसमें भी 200 पेजेस चले जाए, इसमें बहुत ज्यादा जाने वाला है, इसमें 100 पेजेस कम से कम, इसमें 150 है ऐसा। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, अपने आप में एक एक चैप्टर एक एक कॉपी होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? पता चला कि ये कॉपी मोल में ही कंप्लीटली फिलअप हो गया, मोल में ही फिलअप हो गया पूरा, थोड़ा बहुत बच जाएंगे। अब मान लो आधा ही फिलअप हुआ, आधा बच गया, तो अब क्या करें हम? क्या इसमें हम एटॉमिक शुरू करें? क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें?
नहीं, इसमें करना चाहिए। नई कॉपी में करना चाहिए। देखो क्या होता है, अभी तुमने तो नोट्स देखा है ना, इसके अलावा इसमें अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल का भी थ्योरी पेजेस तो बहुत सारे होंगे, कम से कम 20-25 पेज के। प्रिंटिंग में थोड़ा लग जाता है क्या, प्रिंट का 5 पेज और आप लिखते हो 5 पेज में हो जाएगा क्या? एक पेज अगर प्रिंटेड है उसको लिख रहे हो तो 3-4 पेज में जाएंगे कम से कम। तो मॉड्यूल मान लो 25 पेज का थ्योरी है, वो तो सारा कंटेंट इधर आ ही जाएगा। जो मॉड्यूल में लिखा है ना थ्योरी वगैरह, जो स्टडी मटेरियल, वो तो सारा आ ही जाएगा इधर। एनसीईआरटी में जो है वो भी सारा आ जाएगा उधर। मेरी बात समझ रहे हो ना? अभी मॉड्यूल आपको नहीं मिला है तो मॉड्यूल में दिखाता आपको, लेकिन रफली देखो, अगर एनसीईआरटी का अगर बात करोगे तो इसमें कितने पेजेस हैं थ्योरी सिर्फ अगर हम समझे तो ये पेजेस हैं टोटल, हाँ लगभग 20 पेजेस हैं। और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4 पे, मतलब 25 पेजेस एनसीईआरटी ने लिखा है। कितना लिखा है एनसीईआरटी ने? 25 पेजेस। कितने? 25। तो अगर मैं बात करूं, ये तो क्लास नोट्स हो गए, नहीं क्लास नोट्स हो गए। अगर मैं बात करूं 25 पेजेस किस में है? एनसीईआरटी में है। किस में है? एनसीईआरटी में है। इसी में अगर बात करूं, मैं हर चैप्टर का वैसे नहीं लिखता हूं अभी, लेकिन मैं आज आपको टास्क दूंगा कि आप ये सब देखो जाके कि किसके थ्योरी में कितने पेजेस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। एक बार एनसीईआरटी देखें तो पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, आप डाउनलोड कर सकते हो। मॉड्यूल में क्या लगता है कितने पेजेस होंगे? मैं 1 मिनट मॉड्यूल लेके आया हूँ। मॉड्यूल आपको मिल जाएगा बच्चे, इस तरह से केमिस्ट्री की मॉड्यूल है ना, फोटो वगैरह भी है ना, देख रहे हो? अब क्या है इसमें, जैसे इस तरह के 11 के 4 मॉड्यूल हैं, जैसे एनसीईआरटी तो 2 ही हैं, लेकिन 11 के कितने मॉड्यूल हैं केमिस्ट्री के? 4। फर्स्ट मॉड्यूल में 3 चैप्टर हैं, मोल, एटॉमिक, रेडॉक्स। तो मोल मुझे दिख रहा है 41 पेजेस के। कितने गेस किया था तुम लोगों ने? कितने? 15? कितने? हाँ 25-30, ठीक है। देखो अच्छी बात क्या है, तुम डेली क्लास आओगे ना तो एनसीईआरटी का सारा पॉइंट इधर और इसके सारे पॉइंट भी इधर मिलेंगे। बात समझ रहे हो ना? इसमें एनसीईआरटी में जो लिखा है, जो मॉड्यूल में लिखा है, वो सब इधर तो लिखा ही देंगे, और मेरे जो 15 ईयर के एक्सपीरियंस हैं उससे भी चीजें लिखा दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली मोल का क्वेश्चंस, टारगेट क्या है कि जो नीट एग्जाम हम लोग देने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन बन जाए, यही टारगेट है ना, यही है ना। तो कोशिश करेंगे, लेकिन होता क्या है कि कुछ भी हो जाए, इसको पढ़ने के साथ साथ पैरेलली हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है और मॉड्यूल के थ्योरी भी पढ़ने हैं। मेरी बात आ रही समझ में? बोलिए। अब क्या है कि मैं अगर इसमें आ जाऊं, मॉड्यूल लिखने का तरीका क्या होता है, देखो थ्योरीज 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 लिखे हैं, थ्योरीज लिखे हैं, थ्योरीज है, लेकिन इन बिटवीन ना कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल मिलना शुरू हो जाएगा। सॉल्ड एग्जाम्पल देखो, यहाँ से सॉल्ड एग्जाम्पल शुरू हो गया, सॉल्ड एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है ना। फिर आ जाता है यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन 1। क्या आ जाता है? प्रैक्टिस सेशन 1। तो मैं बताऊं कि अगर मैं सिर्फ मोल का बात करूं तो क्वेश्चंस का कितने क्वेश्चंस होंगे, चलो इस पे गेस करो। मोल में कितने क्वेश्चंस होंगे, गेस करो, एनी आइडिया? सिर्फ मैं इस बुक का बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का बात भी नहीं कर रहा हूँ। कितने? चलो फिर से, चलो एक मौका दिया, कितने क्वेश्चंस होंगे मोल में? 50-60 क्वेश्चंस, मतलब ये प्रॉपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, सॉल्व करने हैं। सॉल्व एग्जांपल्स पहले बता दो कितने होंगे अंदाज से। देखो सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे है 50, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, इसमें ना प्रैक्टिस सेशन 1 करके है, प्रैक्टिस सेशन 2 है, प्रैक्टिस सेशन 3 है, प्रैक्टिस सेशन 4 है, इस तरह से बने हुए हैं। जैसे पहले प्रैक्टिस सेशन में 12 क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, उसमें कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी होंगे और ज्यादातर न्यूमेरिकल होते हैं।
समझ गए? दूसरे प्रैक्टिस सेशन में भी 12 हैं, तो मुझे लग रहा है तीसरे में भी 12 होंगे। बढ़िया, इसमें फिर 12 है। ठीक, फोर्थ प्रैक्टिस सेशन में कितने क्वेश्चन होंगे बच्चे? 12 ही है इसमें, 4 प्रैक्टिस सेशन। अब आ जाती है यहाँ पे एक्सरसाइज। देखो ये मैप है पूरा चैप्टर का, मेमोरी मैप, माइंड मैप, है ना? है, मिल गया, थैंक यू। अब इसमें देखो पहला एक्सरसाइज है चैप्टर वाइज। क्या एक्सरसाइज? चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है, दिख रहा है आपको? अब फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? तो एक्सरसाइज 1 जो कि चैप्टर वाइज है, सॉरी टॉपिक वाइज है। क्या है? एक्सरसाइज 1 कैसा है? टॉपिक वाइज। जैसे इंट्रोडक्शन टू मोल के क्वेश्चन है, फिर सेकंड में आ जाओ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरह से। तो पहला जो एक्सरसाइज है जो कि टॉपिक वाइज है, उसमें 114 क्वेश्चंस हैं। कितने? 114। सेकंड जो एक्सरसाइज है ना, उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं 50। कितने? 50। एक्सरसाइज 3 में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस 32 दिख रहे हैं। कितने? 32। तो मोर और लेस न्यूमेरिकल अगर आप देखो तो 200 इधर हो गए और 100 ऐसे हो गए। टोटल न्यूमेरिकल रफली अगर देखा जाए तो 300 प्लस क्वेश्चंस हैं। डर लग रहा है? डर लग रहा है थोड़ा बहुत भी? थोड़ा सा। पहले मैंने एक्चुअली एलएन में थी तब मैं ड्रॉप आउट में थी, तो मैंने ये ऑलरेडी किया है बहुत बार। हाँ, इजी जाएगा फिर आपके लिए। ठीक था, मेरे को 2 साल लग गए इसलिए। तो अभी समझ में कम आ रहा है सब, देखते हैं ना, कर लेंगे। समझ में आएगा पर कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखो एक चैप्टर में जैसे ऐसे लिखा उसी तरह एटॉमिक में भी वैसे ही जाएगा बच्चे। मॉड्यूल के कुछ पेजेस होंगे, मेरे क्लास नोट्स के पेजेस होंगे, एनसीईआरटी के पेजेस होंगे। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस तो लिखे ही नहीं जो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चंस कौन से लिखे? मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस लिखे। एनसीईआरटी लिखने का तरीका क्या है? देखो एनसीईआरटी में इन बिटवीन 11th के एनसीईआरटी में इन बिटवीन क्वेश्चंस है नहीं। सॉल्ड एग्जाम्पल कुछ कुछ मिल जाएंगे आपको इन बिटवीन, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ये रेड में जो लिखा है ना, ये सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में। और देखो सॉल्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी में अगर देखें तो हार्डली मुझे 2-3 ही दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे। देखो ये वाली। लेकिन एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं इसके? अगर मैं एक्सरसाइज 6 तक दिख रहा है, इधर भी सॉल्ड एग्जाम्पल है, नहीं 7-8 सॉल्ड एग्जाम्पल्स है। ये रेड में क्या रहता है? सॉल्ड एग्जाम्पल्स रहते हैं। रेड ही है कि पिंक है? पिंक है, ओके। और ये वाले एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 36। मतलब मोर और लेस इसमें 50 क्वेश्चन और ऐड कर दो एनसीईआरटी मोल का। तो देख रहे हो पहला चैप्टर वजनदार नहीं लग रहा है आपको? बोलो। और सेम गोज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। किसी चैप्टर में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ तो 350 दिख रहे हैं, 500 भी जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब बात होगा कि सर ये कंप्लीट कैसे होगा? सर अभी आप इतना डरा रहे हो, मैं नीट छोड़ दूं क्या? कुछ और कर लूं क्या? क्या? मैं डरा नहीं रहा हूं। पहला बात तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? 24 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तुम्हारे समय में भी, जिसमें महाराष्ट्र में कम से कम 3 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। आप लोग का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, सभी महाराष्ट्र। तो 3 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे। 28 आपके लिए क्या रहेगा? 28, राइट? 26 आपका 11th खत्म होगा, 27 12th खत्म होगा, 28 के मई में आपकी एग्जाम होगी। मोरलेस मान के चलो फर्स्ट संडे 2028, जो भी फर्स्ट संडे होगा ना मई में, उस एग्जाम की तैयारी आज से शुरू हो गई। एंड थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने अर्ली स्टार्ट करवाया तुम्हारे लिए। कम से कम जो बच्चे जून जुलाई बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड दे देते हैं, उसके बाद 1-2 महीने मस्ती करते हैं, फिर ये पढ़ाई शुरू करते हैं।
तुमने कब शुरू कर दिया इसको? आज कौन सा डेट है? 16 दिसंबर 16 दिसंबर को शुरू कर दिया है 2025। समझ गए? तो मैं बोलता हूं कि हाँ एक्स्ट्रा डिफिकल्ट है ना, लेकिन हर साल पिछले 38 ईयर में, है ना, हर साल बच्चों ने यही सिलेबस लगभग पढ़ा है। पिछले 7-8 साल से सिलेबस भी नहीं बदला है। बात समझे? सिलेबस कम हुए हैं, बढ़ा नहीं है। जैसे 2 साल पहले 2-3 चैप्टर कम हो गए, लेकिन लगभग सिलेबस यही था। लास्ट ईयर यही सिलेबस बच्चे पढ़ के सेलेक्ट हुए। क्या सब सेलेक्ट हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब सेलेक्ट नहीं हुए। मेरी बात समझ रहे हो? कौन सेलेक्ट हुए? सिलेबस किया, हर दिन क्लास में आके बैठा, हर दिन क्लास में लेक्चर वाइज नोट्स बनाए, एक एक चीज लिखा, जैसे टीचर ने गाइड किया वैसे किया। और जर्नी बहुत लंबी है बच्चे। इसके जस्ट पहले, है ना, मतलब मान के चलो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में बोर्ड एग्जाम भी हो जाएंगे आपके। 28 का जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च फरवरी में बोर्ड एग्जाम में बिजी रहोगे। फिर अप्रैल तुम्हारे पास टाइम रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ 2028 की। अप्रैल में, मतलब लोग ना, स्पेशली दिसंबर बोल रहा हूँ, लगभग अक्टूबर 2027 से इस डेट के बीच में आप कम से कम जो पेपर आप देने वाले हो, नीट, है ना, जो देने वाले हो आप 2028 के, उस तरह के पेपर कम से कम 100+ पेपर आप देते हो। देख रहे हो तैयारी क्या चलती है? 100+ पेपर आप परफॉर्म करते हो, डेली टेस्ट देते हो 720 मार्क्स की, है ना। उसमें कुछ पार्ट टेस्ट होते हैं, कुछ फुल टेस्ट होते हैं, कुछ कंप्लीट 11 का टेस्ट होता है, कुछ कंप्लीट 12 का टेस्ट होता है। जैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर बात करो, मतलब केमिस्ट्री का तो 3 पार्ट है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। उन सब की कंबाइंड टेस्टिंग होती है, पोर्शन वाइज टेस्टिंग होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो होता क्या है बच्चे, पूरे इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र में, बहुत सारे लोग हैं, इंस्टीट्यूट है, मेंटर्स हैं जो इसकी तैयारी कराते हैं। मेरी बात समझना, मतलब इस लेवल की तैयारी कोई गांव में बैठ के करना चाह रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, घर पे बैठ के करना चाह रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी मेंटर, गारंटी है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इस कंपटीशन। थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि वो इस इतने अवेयर हैं कि वो इस बात को समझते हैं, एंड दे टुक द डिसीजन। इतने सारे इंस्टीट्यूट थे, कहीं भी जा सकते थे, लोग अलग अलग जगह पे तैयारी शुरू भी कर दिए। जैसे आज तुम यहाँ बैठे हो तो और जगह पे चल रहे हैं ना। महाराष्ट्र में क्या एक ही जगह पे अभी जनरल चल रहा है, एडवांस बैच चल रहा है, और भी कहीं के पे चल रहे होंगे? बोलो। जैसे ही बता रही थी अभी उधर भी शुरू हुआ है, वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और यू आर द नॉट द फर्स्ट पर्सन कि तुम इस प्रोसेस से गुजर रहे हो। लास्ट ईयर, इस साल भी अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फेज को झेल रहे हैं, 25-26 वाला फेज। इधर हीरो में है जिसमें सुलगना इज वन ऑफ देम, है ना। वो अभी किस फेज को झेल रहे हैं? 25-26 वाले फेज को। डेली उनकी टेस्ट होती है लगभग में। आज भी मैंने एक 45 क्वेश्चन का टेस्ट लिया है, कोऑर्डिनेशन एंड डीएनए ब्लॉक का, क्लास 12 का चैप्टर है। तो एक बार ना, तुम चाहो तो इन बच्चों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छी बात है, हमारे पास लाइब्रेरी है, आप यहाँ के बैठ के पढ़ भी सकते हो। सुबह आ गए, दिन भर पढ़ाई किया, 10th बोर्ड का पढ़ाई किया, जो हमने यहाँ होमवर्क दिया वो भी कर लिया पैरेलली। मेरी बात समझ रहे हो ना? और थोड़ा बहुत इंटरेक्ट भी कर लिया। तो हु इज द राइटेस्ट पर्सन इन दिस जर्नी? सबसे सही इंसान कौन होगा इस जर्नी में? मैं बताऊं ना, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे ना मैं हूंगा,
सबसे ये जर्नी जिएगा कौन? तो तुम्हें सही रहना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें सही रहना पड़ेगा। जिसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे क्या आता है बताओगे? क्या आता है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे? समृद्धि, समीक्षा। हाँ बताओ, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या आता है इस जर्नी में? ठीक है, तुम बताओ। फिर से भूल गया। सारा, सारा, हाँ। फोकस, फोकस, डिसिप्लिन, प्लानिंग, ईपीडी कल जो बताया गया, और क्या क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये थोड़ा सा लिख लेंगे, मैं बातें कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा लिख लेंगे जो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है। चैप्टर में कितने पेजेस हैं वो सब, कम से कम एक चैप्टर का तो लिखें, समझ के तो जाएं क्या होने वाला है फ्यूचर में। हाँ, और कोई टॉपिक ऐसा जो लग रहा है तुमको कि सबसे इम्पोर्टेंट है? मैं देखो ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तुम्हें पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फ्यूचर में 40-50 लोग इस क्लास में बैठे होंगे, 40 तो कम से कम होंगे, तो उनको पता तो होगा फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ लोग लेट ज्वाइन करेंगे। और कुछ ऐसा लग रहा है सारा? कोई ऐसा बात जो इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता इस जर्नी में? सेल्फ स्टडी, वेरी गुड। और पार्टिसिपेट कर। वरुण का भाई, नाम फिर से बोल। अर्जुन। अर्जुन, ठीक है, हाँ बोल। वरुण नाम याद हो रहा है, तेरा भी नाम याद हो जाएगा। और कुछ ऐसा अर्जुन लग रहा है? अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पेरेंट्स ने क्यों डिसीजन लिया, यहाँ क्यों भेज दिया तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है क्यों डिसीजन लिया? ये 10th बोर्ड के बाद भी डिसीजन ले सकते थे, क्यों लिया? उनको उनको ये बात पता है, उनको ये बात पता है, लेकिन उनको पता होने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तो जैसे होता है ना कि नहीं बोर्ड कर लेते बाद में आते ज़्यादा अच्छा रहता, इस माइंडसेट को बदलना है आज हमें, कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम राइट डायरेक्शन में है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना ही भूल गया, सच में डॉक्टर बननी है ना, या फिर पेरेंट्स ने फोर्स किया है? शुरुआत में वैसा था, शुरुआत में मुझे लॉ में इंटरेस्ट था, बट देन आई फाउंड वन फील्ड इन मेडिकल व्हिच आई रियली लाइक्ड और मुझे वही परस्यू करना। वेरी गुड। तो अभी तुम्हारा ही डिसीजन है ना कि हमको करना है, पक्का ना? हाँ, झूठ नहीं बोलोगे मेरे से, फिल्टर नहीं लगाना है। हाँ सर, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, पेरेंट्स ने बोला मैं आ गया। करना है, डिसाइडेड है। अर्जुन, फुटबॉलर बनना था क्या? ठीक है, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो, आपके पास जो अभी 15 साल 12 साल, कितने यूज रहेंगे, 12 15 14 14 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप सोच पाओगे। मेरे बात समझना, कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है। तुम्हारे पेरेंट्स लगभग 40 ईयर 45 ईयर 50 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे सोचेंगे, उनकी नॉलेज ज़्यादा होगी। उनसे भी ज़्यादा नॉलेज किनकी होगी? हाँ ठीक है, बढ़िया। और भी लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्च करियर काउंसलर्स हैं, जो बहुत सारे करियर काउंसलिंग करते हैं जिनको, तो मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारे लिए तुम खुद हो, लेकिन जैसे मैं बताऊं, मेरे लिए तुम्हारे जैसे अभी तक हमने 10-15 हज़ार बच्चों को ब्रेन को देखा है, नर्चर किया है, तो बताओ मेरे पास सैंपल साइज ज्यादा होगा या तुम्हारे पास ज्यादा होगा? मेरे पास सैंपल साइज ज्यादा होगा ना। मेरी बात समझो, मैंने 15 हज़ार बच्चों को नीट मान लो पढ़ाया, उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, कुछ नहीं हुए, तो क्या मैं इतना हक भी नहीं रखता कि मैं ये बता सकूं कि हाँ बच्चे सेलेक्ट होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंड दैट इज नॉट कि मेरा थिंकिंग है वो,
मेरे पास डेटा है। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो थिंकिंग है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने डेटा देखा ही नहीं है। मानते हो इस बात की? नहीं, तुम्हारा इमेजिनेशन है वो। लेकिन अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हो, मैं अभी यहाँ बात नहीं कर पाऊंगा लॉ का या फुटबॉल का, क्योंकि मेरे पास उसका कोई साइज नहीं है, सैंपल साइज ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन तुम लोग इस तरह से कभी कभी रिजिड हो जाते हो कि तुम्हें लगता है तुम जो सोच रहे हो सही है। कोई सैंपल साइज नहीं होती, उस लेवल पे एक्सपर्टीज भी नहीं होती, उस लेवल पे एक्सपीरियंस भी नहीं होती, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस फील्ड के 1000 बुक्स पढ़े हुए हैं, उसको पढ़ने का हिम्मत भी नहीं। लेकिन बोलना ऐसे है कि हम ही सही। मैं बोल रहा हूं, अगर तुमको लग रहा है तुम सही हो ना, 5 बुक पढ़ ले उस तरीके का, जैसे कोई भी फील्ड है, जैसे इसने लॉ के बारे में बोला, 5 बुक पढ़ो। तुमने फिर जो चूज किया कि नहीं मेडिकल फील्ड में ये फील्ड अच्छा है, अभी भी हो सकता है उसमें कुछ नॉलेज और मिल सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है उसके नॉलेज को? तुम खुद से बुक्स पढ़ लो, खुद से थोड़ा रिसर्च कर लो, या फिर कुछ एक्सपर्ट से मिलो। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं अभी आगे का कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान के बैठा हूं कि आप लोग यहाँ नीट की तैयारी के लिए बैठे, एंड नाउ उस जर्नी को कैसे जिएंगे उस पर बात कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो बैक टू पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारी बातें बोली, और मुझे लगता है कोई बात गलत नहीं है, कोई बात गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका हेल्थ है बेटा, उसको इग्नोर मत करना, है ना? लेट नाइट मत जगो, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत देखो, टाइम से सो जाओ, अच्छे खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। बहुत एडल्ट्रेट है चीज़ें, है ना? समझ गए? अल्ट क्या बोलते हैं उसको? एडल्ट्रेट, सही बोला ना मैंने? तो बहुत, जितना हो सके उसको अवॉइड करो। अगर आप हेल्दी हो ना बेटा, परफॉर्म कर दोगे। 2 साल के जर्नी में कोई स्टूडेंट अगर कभी बीमार नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो हर दिन क्लास आएगा। बीमार नहीं पड़ रहा, उसको नीट करना है, हर दिन क्लास आएगा, नोट्स करेगा, होमवर्क करेगा, टेस्ट देगा, कोई टेस्ट मिस नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो टॉप पे क्या रख देना बेटा आपको? हेल्थ। नीट हो ना हो, लेकिन टॉप पे क्या रहेगा हमेशा? हेल्थ। मेरी बात समझो। हजारों लाखों लोगों को मैंने देखा है, पैसे भरे पड़े हैं लेकिन हेल्दी नहीं है, तो गड़बड़ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना बेटा? हेल्थ को। समझ गया ना? और हेल्दी रहने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, कैसे हेल्दी रह सकते हैं? एक तो हो गया कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा नींद लेते हो। इसके अलावा और कैसे हेल्दी रहते हैं? हाइजीन मेंटेन करते हैं। आपको हेल्दी यहाँ से रहना है, ये भी है। आपको हेल्दी इधर से भी रहना है। मेरी बात समझ रहे हो? हेल्दी इधर से कैसे रहेंगे? बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोच सकते बेटा लाइफ के बारे में। मतलब आपको हेल्दी रहने के लिए ना, आप कभी भी ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। मार्क्स कम आ गए, ठीक है, हम थोड़ा मेहनत करेंगे। किसी से झगड़े हो गए आपस में, लेट इट गो। मेरी बात समझ रहे हो ना? द बेस्ट वे टू हैंडल योर सेल्फ, टू मैनेज योर सेल्फ, कि चीज़ों को जाने दो। कुछ गलत कर दिया, ठीक है बेटा, कर दिया, हो गई गलती, अब क्या करें? ड्रॉप इट। शुरुआत करो ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज कुछ गलती हो गई, है ना? वहीं पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और बोलो अपने आप से कि ठीक है, हो गई गलती, मैं एक स्टेप फॉरवर्ड लेता हूँ, और अब से मैं अलग हूँ गलती पीछे, मैं अब से गलतियां नहीं करूंगा। इधर से पीस रहेगा ना, तो है, मतलब मैं बताऊं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे आइडिया है थोड़ा कि बहुत सारा चीज़ें जो है ना, इधर से भी आती है बीमारी में। कोई बीपी में है, कोई इधर है, किसी को बीपी हो गया, किसी को डायबिटिक हो गया। सिर्फ खान पान और अच्छा रहना, आज के समय में ना हर जगह से अलग अलग चीज़ें आ रही है।
पॉजिटिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन कितना स्प्रेड है, बरा जरा सोचो ना। एक बार आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो, तुम्हें हजारों लोगों का लाइफ तुमसे बेटर लगने लगेगा। फिर क्या, गए तुम अजीब थॉट में गए। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक बार सोशल मीडिया स्क्रॉल तुम्हें अरे ये करियर ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, ऐसे ही लगता है। लोग उस तरह से डिजाइंड है, इसमें आपकी गलती भी नहीं है। वी आर डिजाइन लाइक दैट। लेकिन तरीके से बताऊं, जो भी तुम्हें अच्छा लगेगा ना, वहां वहां भी इससे ज्यादा चीजें मिलेंगी, अगर उसमें तुमको बहुत अच्छा करना है तो। कैसे, एक एक एग्जांपल देता हूं मैं, तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो, इसको हटा दूं मैं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो सबसे टॉप पे क्या रख दिया हमने? हेल्थ को। हेल्थ को दो तरह से हम अच्छा रख सकते हैं, कैसे? पॉजिटिव थिंकिंग रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रफली आइडिया देता हूं, देखो, अगर 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया महाराष्ट्र में, ठीक है, और महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है ना, जीएमसी वाले सीट है, जीएमसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट वगैरह भी ऐड कर दो, है ना, प्राइवेट छोड़ देते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं तुम्हारे समय में 10,000 हो गए, सपोज कितने हो गए? 10,000। तो 3 लाख में तुम्हें कितने बच्चों में आना है? 10,000 में आना है, नहीं हो? सारा बोलो, समझ में आ रहा है ना? टॉप 10,000 में आना है, तो उसके लिए क्या करना है? सिलेबस वगैरह अच्छे से करना है, डेली क्लास करनी है, होमवर्क करना है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं बिफोर गोइंग टू फाइनल एग्जाम, यही सब तो रहेगा। कोई नॉर्मल कंपटीशन, जैसे मान लो ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मल तुम कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, यहाँ 12th के बाद तुम एमबीबीएस कॉलेज में गए, डॉक्टर बन के निकले, यही हुआ ना? तुम 12th के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो, नहीं करते बिट इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ, कुछ नहीं करते, नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो, मान लो। थोड़ा कंपटीशन का लेवल पता करके आना, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के समय में अगर छोटा छोटा बात करूँ ना, कि एसबीआई ने अगर मान लो सपोज 100 वैकेंसीज निकाली, है ना, ग्रेजुएशन डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो पता चलता है इसमें 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी सेलेक्ट हो जाना। उस समय क्या होता है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सारे ग्रेजुएट हैं, मरे जा रहे जॉब के लिए, हमको जॉब चाहिए चाहिए किसी तरह से। उसमें ज्यादा सीरियस कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, सीरियस एकदम परफॉर्म करने वाले। मेरी बात समझ, ऐसे एक एग्जांपल दिया, कोई और एग्जांपल ले सकते हो, कोई बहुत बड़े एग्जाम का एग्जांपल ले, सीए का एग्जांपल ले सकते हो, सीए लोग कर रहे हैं बहुत तरह के। पता चलता है कि यहाँ पे मैं बताऊं बच्चे, इस 3 लाख बच्चों में ना, हार्डली जो सीरियसली 2 साल अभी जर्नी जिएगा, वो 50,000 भी नहीं होंगे। क्यों? बहुत मुश्किल है उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो पॉजिटिव माइंडसेट, हेल्थ वेल्थ रहेगा ही नहीं। मैं बताऊं, मैक्सिमम बच्चों का तो पूरा टाइम स्क्रीन जाएगा, स्क्रीन लेगा, इतना डिस्ट्रैक्टेड है, सोशल मीडिया, ये वो गेम्स, है ना, ऐसे चलेगा। एंड यू नो इट बेटर, तुम भी अपने आप को नहीं बचा पाते हो, कभी कभी 2 घंटे कब निकल जाते हैं स्क्रॉल करते हो पता नहीं चलता, होता है। तो तुम्हारे लिए कंपटीशन है ही नहीं बच्चे, बस तुमको 2 साल अपने आप को बचा कर रखना है सोशल मीडिया से, मोबाइल से। नो मीन्स नो, लाइक दैट, बोल देना है कि नहीं, मुझे 2 साल नहीं चाहिए। मैं 2 साल कंटिन्यूअस, ये जो डेट लिखा है उसमें वही करने वाला हूं जो यहाँ पे 4 लोग बोलेंगे। और क्यों ये 4 लोग को सुनना है? क्योंकि इनका जो सैंपल साइज है ना बहुत बड़ा है। मेरी बात समझ रहे हो?
अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो अभी से क्लास शुरू हो गई, तुम 6 महीने मेरे पास आए ही नहीं डाउट पूछने के लिए, कुछ भी थॉट लेके नहीं आए मेरे पास कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, 10th में ये दिक्कत हो रही है, आपने जो आज पढ़ाया उसमें ये दिक्कत हो रही है। वो उतने सारे क्वेश्चंस थे सर, मैंने ट्राई किए 20 क्वेश्चन और मेरे से एक भी नहीं बने, या 5 बने सर, मैं टेंशन में आ गया सर, क्या करूं सर। कभी आए नहीं मेरे पास। पूरे 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद आते हो और बोलते हो सर आपने मोल पढ़ाया ना सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। मुझे बहुत दुख होगा, मैं बताऊं, बहुत दुख होगा। मैंने 150 पेजेस लिखा दिए, क्लास में 100+ क्वेश्चंस करा दिए, और तुम 2 महीने बाद आके मेरे को क्या बोल रहे हो सर कुछ नहीं आया समझ में सर। मुझे सच में बहुत दुख होगा। अच्छा इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो तुम आओगे तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा बेटा कर लेंगे, टेंशन मत ले, अब तू थोड़ा आया है ना मेरे पास तो चल अब शुरू कर। जो मैंने बोला मैं एक स्टेप आगे लूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा कि ठीक है नहीं आया, नादान था, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, अब आए, अब चलो काम करते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि 6 महीने क्या हर दिन आता है मेरे पास, 2 क्वेश्चन लेके, एक क्वेश्चन लेके, कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेके आता ही है कि हाँ सर देखिए ना ऐसा हो रहा है। मैं फिर बोलूँ एज एक्सपर्ट, एज एक्सपीरियंस पर्सन, नीट जर्नी में मैं तुम्हें सबसे अच्छे गाइड कर सकता हूँ एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में। गेटिंग माई पॉइंट? और इस लेवल पे गाइड कर दूंगा कि जैसे मैं बताया ना कि मेरे जो AI EEE हुआ था शायद 120 मार्क्स के थे, 116 मार्क्स आए थे, मैं एक क्वेश्चन गलत हुआ, और लगभग यही सारे सिलेबस थे। मैं जब 11 12 में इतना पढ़ के इतना अच्छा किया है, 15 साल से मैंने कितना ही मेहनत किया होगा सब्जेक्ट पे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो एक तो होता है सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज, और एक होता है कि कैसे हम तुम्हें नीट के लिए एकदम तैयार कर दें। तुम किसी भी तरह का प्रॉब्लम से झेल रहे हो, आते हैं ना पेरेंट्स, आते हैं बच्चे आते हैं, मतलब पेरेंट्स इज लाइक, कभी कभी बच्चे आते हैं सर मैं क्या बताऊं सर, दिक्कत चल रही है सर, मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता। इस लेवल पे बच्चे पर्सनली शेयर करते हैं। बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, कल से 8 बजे आके लाइब्रेरी में बैठ जाऊंगा, लेट देम फाइट, तुम 2 साल मत पढ़ो उसमें, मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं इस 2 साल के जर्नी में तुम ऐसे कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत करो, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढो जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम दे ही नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम इन्वॉल्व होते हो किसी प्रॉब्लम में, किसी किसी चीज को लेके डिस्टर्ब होते हो, एंड यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, बिल्कुल जाओ फाइट करो, गिव इट। लेकिन तुम उसका सॉल्यूशन ही नहीं हो, तुम कैसे फाइट करोगे? मेरे पास मान लो पेरेंट्स ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तुम उसका सॉल्यूशन बन पाओगे अभी? मुझे लगता है तुम अगर सॉल्यूशन बनना चाहते हो तो बेस्ट है पढ़ाई कर ले, वो एनी हाउ मैनेज कर लेंगे। लेकिन तुम दिन रात ऐसे सोच रहे हो सर बहुत दिक्कत चल रहा है सर, कैसे होगा नहीं होगा, तुम सॉल्यूशन हो ही नहीं, और खुद को डिस्टर्ब करके 15 20 दिन बर्बाद कर दिया, बेवकूफ। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ ऐसा हो गया, कुछ कोई बहुत दूर में शादी हो रहे हैं, शादी ठीक है क्लोज है, कजन है, ये है वो है, लेकिन तुम शादी किसी और का है, तुम 15 दिन डांस कर रहे हो। मेरी बात समझो, अरे 15 दिन तुम अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना शादी करवा लेगा क्या? नहीं ना। सोल्यूशन है, जाना शादी है खा के आ जाना, एक दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 15 दिन गवा दिए तो तुम डिरेल हो जाओ, डिरेल हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? किसी की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम एक्स्ट्रा इमोशनल होके 5 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, क्लास भी नहीं आ रहे हो, मैं फिर बोलूंगा बेवकूफ। क्यों? तुम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो ही नहीं, और ना ही तुमने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया है। मेरी बात समझ रहे हो? तुम उस प्रॉब्लम का ना ही सोल्यूशन हो, ना ही तुमने उसको क्रिएट किया है। लेकिन तुम जो सब कुछ छोड़ के इतना इमोशनल हो रखे हो, सीरियस हो रखे हो, वो तुम्हारे जर्नी में हेल्प नहीं करेगा। तो प्रॉमिस एक बात मेरे से ये भी करो कि आज के बाद हम कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसका सोल्यूशन मैं नहीं हूं।
या फिर जिससे मेरी ये जर्नी हैम्पर होगी, तभी एग्जाम निकलेगा। समझ गए? सारा, ये जो सारा नाम है ना, इसमें भी तेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या कुछ? बोलो समीक्षा, क्या कंट्रीब्यूशन है? मम्मी पापा ने नाम रख दिया, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तुम्हारा अर्जुन कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं ना? लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, जब इस नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगी ना, तो उसकी क्रेडिट ना मैं लूंगा ना तुम्हारे पेरेंट्स लेंगे। और तब तुम प्राइडली बोल देना कि डॉक्टर साहब मैंने लगाया था, 2 साल मैंने जर्नी जिए हैं, कॉलेज में मैंने एमबीबीएस की तैयारी करी है, अच्छे से पढ़ी है मैंने, हर चैप्टर हर एग्जाम दिया है कॉलेज में, बहुत सारे पेशेंट को देखा है, नाउ आई एम डॉक्टर। एंड देन यू कैन से कि यस ये डॉक्टर मेरे वजह से। गेटिंग माई पॉइंट? वी आर फाइटिंग फॉर दैट। क्लियर हो रहा है? और इसके बीच में ना कोई तुम्हें इंसल्ट कर दे, मैं 2 बात सुना दूं, मेरे बात समझना, मैं 2 बात सुना दूं, मत बुरा मानो, कोई इज्जत नहीं है अपनी अभी, ये मान लो। जब नाम में ही अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो काहे का बुरा मानना किसी चीज का? समझ में आ रहा है? और एकदम पीसफुल तब रह पाओगे when when you have the ability to let it go। स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे। देखो मैं बताऊं, ये जर्नी ना स्ट्रेसफुल नहीं है, स्ट्रगल जरूर है। तुम उस स्ट्रगल को नाम दे देते हो क्या कि स्ट्रेस हो रहा है? अरे नहीं भाई, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रही है, वो स्ट्रगल है, स्ट्रेस नहीं है। मार्क्स कम आ रहे हैं, ये स्ट्रगल है, स्ट्रेस नहीं है। जैसे ही तुम वर्ड चेंज करते हो ना बच्चे, एक पॉजिटिविटी आती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वर्ड समझना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए राइट वर्ड क्या है, और राइट वर्ड तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम क्या, मैं भी नहीं ढूंढ पाता हूं यार, हमेशा नेगेटिविटी में जाती है चीजें। वी आर डिजाइन लाइक दैट, हमारी ब्रेन इस तरह से डेवलप्ड है। लेकिन कोशिश करें तो राइट वर्ड मिल जाएगा। तुम मेरे पास आओगे, पेरेंट्स के पास जाओगे, तो शायद वो राइट वर्ड मिल जाए कि हाँ बेटा ये स्ट्रेस नहीं है, क्या है, स्ट्रगल कर लेते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो। सो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ। एंड हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? अभी जस्ट समझाया नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो। अब चलो नया शुरुआत करते हैं। क्या नया शुरुआत करते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि सक्सेस क्या है? एक और बात बताता हूँ, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? When you achieve something that you dream of. ओके, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? देखो जो भी बोलोगे ना सब सही है, एकदम शर्माओ नहीं, बोल दो जो लग रहा है कि हाँ सर ये सक्सेस है। क्या है? You have reached all your goals. हम्म, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। According to me, the success means the happiness of parents face. ओके वेरी गुड, देखो कितना ब्यूटीफुल बात बोला है। पेरेंट्स खुश हैं तो मुझे लगेगा मैं सक्सेसफुल हूँ। वेरी गुड, नाइस वन। हाँ, जब हम लाइफ एक पीसफुल लाइफ की तरह जीते हैं, मतलब शांति है तो हम ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। और कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, बोल दे, तू भी कुछ बोल दे, कुछ तो अभी तक का होगा ना यार, जल्दी जल्दी। खुद का हैप्पीनेस, पेरेंट्स का हैप्पीनेस नहीं। अब हम खुश हैं, नहीं ये बात भी सही है, अगर कोई इंसान खुद को खुश नहीं रख पाएगा तो किसी और को कैसे खुश रखेगा? क्या? तो खुद को खुश रखना तो बनता है, ठीक है? खुद खुश है तो पेरेंट्स को भी खुश रख लेंगे, क्या? तो अपनी हैप्पीनेस भी मैटर्स, है ना? अच्छा चलो ये मान लिया, अब तुम मुझे बताओ सक्सेस आती कैसे?
अब तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि हाउ you will be successful. How? when you when you have achieved all your goals. हम्म। नहीं, वो सक्सेस ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसका तरीका कैसे होगा। सब गोल मिल गया मतलब सक्सेसफुल, सब गोल कैसे मिलेगा, सक्सेस कैसे मिलेगा? By working hard for it. वर्किंग हार्ड, वेरी गुड। जल्दी कंक्लूड करते हैं, बताओ, क्योंकि जरूरी है कंसिस्टेंट। देखो, फिर से वही वही वाली बातें हो गई कि एग्जाम निकालने के लिए क्या करना है, तो सब बातें बोलोगे, है ना। देखो, सक्सेस का ना सबके लिए अलग अलग डिफिनेशन है, पहले तो ये समझना। तुमने जो बोला, और बहुत बार तो ये एज के हिसाब से भी वेरी करती है। जैसे कोई मान लो 85 ईयर का ओल्ड पर्सन है, 90 ईयर ओल्ड पर्सन है ना, वो सुबह सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाए, वही उसके लिए सक्सेस है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मेरे बात समझो, वो सुबह सुबह थोड़ा अच्छे से फ्रेश हो जाए, वही उसके लिए क्या है, सक्सेस है। एज के हिसाब से पैरी भी करती है, मैं बताऊं, है ना। जैसे मेरे लिए अभी सक्सेस क्या है, ऑब्वियसली जो बातें तुम लोग बोल रहे थे, शांति से काम करें, अच्छे से रहें, है ना, थोड़ा इन बिटवीन वेकेशंस हो जाए, अच्छे से पढ़ा पाएं, ऑब्वियसली क्लास में मैक्सिमम बच्चों को सेलेक्ट करा दें, तो मुझे अलग से किक मिलती है कि यार लग रहा है मैं सक्सेसफुल। मैक्सिमम लोगों को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, तो अच्छा लगता है, फील गुड। अभी के लिए अपने लिए ज़्यादा नहीं है कि हाँ हमको मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कार लेनी है तभी सक्सेसफुल फील होगा, ऐसा घर होना चाहिए, तो वो रहता है लॉन्ग टर्म पे, रहता है कि हाँ ये इस लेवल पे जाना है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी ऐसा लगता है कि हाँ जो बिटिया है मेरी 6 साल की, उसको सही से ग्रूम कर लें एज ए पेरेंट्स, वो भी लगता है मेरे कभी कभी। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो उसको सब कुछ सिखाएं अच्छे से। तुम्हारे एज में अभी सक्सेस का मतलब जो जर्नी तुमने स्टार्ट किया, और एनी हाउ अगर जिस दिन वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम रिजल्ट आया, उस दिन तुमने क्लिक किया और देखा AIR 1 या यू आर सेलेक्टेड, यू आर गेटिंग दिस रैंक, तुम्हें लगेगा तुम सक्सेसफुल हो अभी के लिए। फिर उसका जैसे ही पड़ाव खत्म होगी, फिर तुम बोलोगे एक अच्छा डॉक्टर बन जाए ना, तब लगेगा सक्सेसफुल है। मेरी बात समझना। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो और भी चीज़ें ऐड होंगी। मेरी बात समझ रहे हो। मैं चलो, सक्सेस क्या है, नहीं है, और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी समराइज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिस घर में आए, जहां भगवान ने तुम्हें ड्रॉप कर दिया, जिस तरह के पेरेंट्स ने तुम्हें मिले, वो मान के चलो डेस्टिनी है, सपोज। मेरे बात समझ रहे हो। पेरेंट्स कोई पहले से सेलिब्रिटी अंबानी भी हो सकते थे, बहुत पैसे वाले, और भी नीचे हो सकते थे। पेरेंट्स अनएजुकेटेड हो सकते थे, है ना, नॉर्मल जो शॉप्स चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, उस तरह के भी पेरेंट्स हो सकते थे। यहाँ तक क्या है, डेस्टिनी। तुम जहाँ आए वो डेस्टिनी। लेकिन इन द लॉन्ग वे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लॉन्ग वे में 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद तुम अपने आप को सक्सेसफुल तब बोल पाओगे जब तुम अपने फैमिली को अपग्रेड करोगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। यू हैव टू एनी हाउ अपग्रेड योर फैमिली। अपने आप को तैयार किया, अपने आप को एक एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन बींग बनाया, हर तरह से एकदम समर्थ, शक्तिशाली, पैसे से, घर से, हेल्थ से, यू नॉलेज से, नॉलेज भी बहुत अच्छा है ना। इसको एक सिंपल एग्जांपल में, मान लो फैमिली, जहाँ तुम जिस घर में आए हो, मम्मी पापा का घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, तुम 5 साल 10 साल मेहनत करके तुमने उसको एक बंगलो में कन्वर्ट कर दिया अपने दम पे। उनके पास छोटी कार है, तुमने उसको बड़ी कार में कन्वर्ट कर दिया। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि तुम बोल पाओगे तुम सक्सेसफुल। मेरी बात समझ रहे हो ना। तुम्हें डेस्टिनी के साथ जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो। कोई ऐसा फैमिली है जिसका ऑलरेडी बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें कोई बच्चा आया और मान लो उसका बिजनेस कोई डुबा दिया,
वो बोल पाएगा अपने आप को सक्सेसफुल? बताओ। उसके लिए और बड़े टारगेट्स हैं कि भाई उसके बिजनेस को डबल कर। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी आज से वो जर्नी शुरू हो रही है कि तुम्हें एनी हाउ अपने फैमिली को क्रॉस करना है, अपग्रेड करना है। अगर पापा 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो आज से 5-10 साल के बाद तुम्हारी 5 से 10 लाख रुपए महीने की सैलरी होनी चाहिए। सीधा बात। मेरी बात समझ रहे हो? तब तुम बोल देना। अच्छा, वो कितना ऊपर जाएगा इसमें कोई लिमिट किसी ने नहीं लगाया। तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा तुम बोल सकते हो विजन ले जाएगा ना तुम्हें। कोई भी बड़े सेलिब्रिटी किसी को उठा के देख लो, सब के पेरेंट्स ऐसे ही थे। मेरी बात समझ रहे हो ना? लोगों ने मेहनत करी दिन रात एक करके। तो अब बात होता है कि सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। अब इसमें दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक होता है शॉर्ट एफर्ट। सही लिखा है मैंने? एफर्ट का स्पेलिंग क्या होगा? वही से। सही लिखा था ना? हाँ। शॉर्ट एफर्ट वर्क और एक है लॉन्ग एफर्ट वर्क। दोनों में अंतर समझते हो क्या है? शॉर्ट एफर्ट वर्क एंड लॉन्ग एफर्ट वर्क समझते हो क्या है? एक ऐसा काम जिसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 5 मिनट बताऊंगा, तुम सीख जाओगे ऐसी वाली काम। जैसे इस कमरे की सफाई करनी है, क्या तुम कर लोगे? मैं भी कर लूंगा, सब कर लेंगे। कोई सेलिब्रिटी भी आए कर लेगा कमरे की सफाई? नहीं कर लेगा क्या? कर लेगा ना। मार्केट से सब्जी लानी है, कोई ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए? डेली लाइफ में, डे टू लाइफ में लोग सीख जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लियर है? स्किल का बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट स्किल में वो सब चीजें आती है, मान लो ड्राइविंग आती है नहीं आती है, वो स्किल है, वो अलग चीज है ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? शॉर्ट एफर्ट वर्क बहुत कम एफर्ट लगते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 2-4 दिन काम हो जाते हैं। एंड अगर शॉर्ट एफर्ट वर्क करके आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो, कभी नहीं हो पाओगे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग एफर्ट वर्क। अब लॉन्ग एफर्ट वर्क क्या है, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आज जैसा विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, क्या कोई वैसा खेलने के लिए 2 दिन बैटिंग करे, प्रैक्टिस करे, हो जाएगा क्या? मुझे बताओ। क्या 2 दिन में वो लेवल गेन कर लेगा वो? नहीं ना। कितना टाइम लगेगा फिर भी? कितना? हो सकता है उसको 4-5 में, क्लास ग्रेड 2 to 3 में वो बैट पकड़ेगा, डेली 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करेगा। 10th में पहले खेल रहा है, 10th में स्कूल टीम से खेल रहा है, फिर 12th में खेल रहा है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है, फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर स्टेट से खेल रहा है, फिर रणजी खेल रहा है। इस तरह से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना उसको। आईपीएल खेल रहा है, डायरेक्ट चला जाएगा क्या? पता चला वो लेवल गेन करने के लिए 10 साल भी लग रहे हैं। अरे यस नो, यस नो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एफर्ट वर्क। एक और एग्जांपल देता हूँ इसके। कब हम सक्सेसफुल? मान लो एक 50 ईयर का ओल्ड पर्सन है, वजन बहुत बढ़ा हुआ है, 110 kg है, उसको वजन 70 kg करनी है। वो वॉक करना शुरू किया, एक दिन वॉक किया, वजन कम हो जाएगी? बोलो ना। क्या लगता है किस तरह से उसको चलना चाहिए? स्ट्रिक्ट डाइट प्लान होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट ट्रेनर होना चाहिए, कोच होना चाहिए जो उसको मॉनिटर करे, उसका डेली बेसिस पर रूटीन फिक्स होना चाहिए, 2-3 घंटे जिम में जाके प्रैक्टिस करे। और ये काम क्या 2 दिन से होगा? कितने दिन से होंगे? कम से कम साल भर, 6 महीने, साल भर तो लगेंगे। अरे ये सुनो, इंटीमेट फास्टिंग, ये वो पता नहीं कितने तरह के ट्रेनिंग। एंड फाइनली दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एफर्ट वर्क। इतना मेहनत किया और फाइनली उसके वजन हो गए से। पता है वो इंसान एकदम चिल्ला के दुनिया के सामने बोलेगा आई एम सक्सेसफुल। पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी बोल सकता है। अरे यस नो, नहीं बोल सकता है क्या वो? अरे देखो क्या करके दिखा दिया उसने। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बच्चे समझ लेना कि अगर तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करनी है तो लॉन्ग एफर्ट वर्क का जरूरत है।
प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग, है ना, सबका जरूरत है। हेल्दी रहना है, हर दिन हमारी बात माननी है, हर दिन। मेरी बात आ रही है समझ में? बहुत मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मोबाइल नहीं देखने हैं, इस तरह की इतना मेहनत करनी है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। और अगर तुम इस गलतफहमी में हो कि 2 दिन पढ़ेंगे और 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, गारंटी देता हूं नहीं हो। मेरी बात आ रही है समझ में? आपको जो लगा ना कि इतना सिलेबस लिख दिया कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आके क्लास में बैठ जाना है, मैं समझा दूंगा, अच्छे से लिखवा दूंगा सब कुछ, और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा और बोलूंगा जाओ ये 10 क्वेश्चन करके आओ। मतलब अगर आप यहाँ पे 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे 4 घंटे और मांगूंगा कि 4 घंटे घर पे भी पढ़ के आने हैं। दैट योर लॉन्ग एफर्ट वर्क स्टार्ट राइट नाउ, इट हैज स्टार्टेड, एंड द फर्स्ट लेक्चर वाज ऑफ द कि क्या होने वाला है। मैं बताऊं, तुम 300 350 क्वेश्चन देख रहे हो ना मूल का, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो हजार हजार क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हैं, 2 4 और बुक कर रहे हैं, एंड यू नो इट बेटर, है ना। उसमें सुलगना वन ऑफ देम है। दे दो 500 क्वेश्चन, कल खत्म, ये ट्रेनिंग आ चुकी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो डरने की बात ही नहीं है। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी स्ट्रगल तुम्हारी खुद की नहीं है, हमारी है। और हम जो तुम्हें पढ़ाएंगे, जिस तरह से गाइड करेंगे, जिस तरह से मेंटरशिप देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुम्हारा क्या ईमानदारी चाहिए? एक बेसिक माइंडसेट के साथ बैठ जाना। मतलब ऐसी वाली चीजें अभी यहाँ नहीं सिखाऊंगा कि ये 2 होता है। इतनी तो रखनी चाहिए ना। कोविड में ऐसे बच्चे मिले थे कि 5x5 बोल रहे थे तो नहीं लिख पा रहे थे, कोविड के जस्ट बाद जो एडवांस बैच बना था, और उन बच्चों को ट्रेनिंग करके सिलेक्शन करा दिया यार। तुम लोग का तो बेसिक्स अच्छे हैं 10 तक का। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं बता पा रहे थे बच्चे। अगर मान लो 1 का पावर 0 बोल रहे हैं तो 1 होता है, या 10 का पावर 0 1 होता है, नहीं बता पा रहे थे। और अगर इस लेवल पे बेसिक्स में भी स्ट्रगल है ना, उसकी भी यहाँ गाइडेंस मिलेगी, और एकदम कैप्चर करने के लिए तैयार हो। हाँ सर बेसिक्स में दिक्कत है, ये नहीं आया समझ में सर, ये कैलकुलेशन कैसे हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? और गलतियां करो, छुपाओ मत उसको, एकदम दिखाओ, दिखा के गलतियां करो कि सर यहां पे ये गलती हुई मेरे से। तुम, मैंने बोला ना 6 महीने की कोई आया ही नहीं, और कोई हर दिन आ रहा है, क्या अंतर होगा इसमें? मेरे पास उस बच्चे को समझने के लिए सैंपल साइज ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं उस बच्चों को पूरे जर्नी 3 4 महीने के हिसाब से एनालाइज करूंगा, अच्छा ये ऐसा प्रॉब्लम है। और 6 महीने में कोई एक बार आया तो मैं क्या ही उसको जज कर पाऊंगा, क्या ही समझ पाऊंगा कि इसका एक्चुअल स्ट्रगल क्या है। मैं समझ पाऊंगा सैंपल साइज है मेरे पास क्या, कुछ पहले इसने क्या पूछा था, पहले क्या क्या प्रॉब्लम था, किस क्वेश्चन में दिक्कत था, कुछ है सैंपल साइज? नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा सैंपल साइज बढ़ाते रहा, आके सारी गलतियां मेरे सामने उगल दो, चाहे वो बताने लायक भी ना हो तो भी बोलो ये सर ये गलती हुआ एग्जाम में। मेरी बात समझ रहे हो ना? जब आप वो शेयर करोगे, मेरा सैंपल साइज बढ़ेगा, और फिर मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो प्रॉमिस कर रहे हो कि आना ही है टीचर्स के पास? ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था मैं बताऊं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूल कंसेप्ट प्रॉपर शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, आप थोड़ा पता करके आना कि एटम क्या होता है ना, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास क्या होती है। मेरी बात समझ रहे हो? ये थोड़ा थोड़ा पता करके ना, मतलब एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में एक पैराग्राफ बस याद करके आ जाओ, चलेगा? बोलिए। थैंक यू सो मच।